नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और इस वक्त खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं इंजीनियर प्रवीर रंजन, जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। इसके साथ ही ये मोतिहारी जिला के प्रभारी भी हैं भाजपा युवा मोर्चा के। तो आइए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं खबरी 24/7 को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे रक्सौल का पहला डिजिटल स्टूडियो इन लोगों ने स्थापित किया है और पत्रकारिता जगत में अपना एक नया आयाम कायम करने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले शुरू करते हैं एयरपोर्ट के मुद्दे से, क्योंकि अभी हाल में एयरपोर्ट का मुद्दा बिल्कुल ज़ोरों पर है और हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप एयरपोर्ट की मांग को लेकर आप कितने सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल। आज जबकि मैं देख रहा हूँ कि पूरी युवा शक्ति ज़ोर शोर से इस मुद्दे पे लड़ गई है कि एयरपोर्ट होना ही चाहिए। और ये आज का मुद्दा नहीं है। आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब रक्सौल के युवाओं ने ये आवाज़ नहीं उठाई थी एयरपोर्ट का, तब मैंने देखा था आपके चैनल के माध्यम से कि आपने एयरपोर्ट के लिए आवाज़ उठाया था। और उससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में बनी थी, उस समय हम लोगों ने ये बात रखी थी कि रक्सौल में एयरपोर्ट जो है उसको पूरी तरह से दुरुस्त करके फिर से चालू किया जाएगा। और हमारी सरकार निरंतर इस प्रयास में लगी हुई है। उड़ान 1 की स्कीम के तहत हमारी, उड़ान 2 में हमारी एयरपोर्ट आई रक्सौल, और परेशानी ये हुई कि कोई भी एयरलाइन कंपनी यहाँ से एयर सर्विस चालू करने के लिए एग्री नहीं हुई। तो हो सकता है कि उन एयरलाइंस कंपनियों को बेनिफिशियल नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमारी सरकार जोर शोर से इस चीज़ के पीछे पड़ी रही। और अब बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उड़ान 3 के तहत सितंबर माह में, इसी साल के सितंबर महीना में रक्सौल एयरपोर्ट के लिए हमारा जो क्या कहते हैं टेंडर खुलेगा। और फिर हम देखते हैं कि कोई एयरलाइन कंपनी इसको एयरलाइंस यहाँ से चालू करने के लिए सक्षम हो पाती है या नहीं हो पाती है। और दूसरी, मैं यहाँ के युवाओं को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन लोगों ने एयरपोर्ट के मांग को उठाया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों के बीच में होड़ मची हुई है कि मैंने एयरपोर्ट के मांग को सबसे पहले उठाया, तो मैंने एयरपोर्ट के मांग को सबसे पहले उठाया। जनरल लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं और विपक्ष पूरी तरह से नदारद है। मुझे बहुत खुशी होती अगर ये विपक्ष इस आवाज़ को उठाता कि रक्सौल में एयरपोर्ट चालू होना चाहिए। लेकिन यहाँ के सजग युवाओं को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने इस बात को उठाया है। और निश्चित ही बहुत जल्दी रक्सौल एयरपोर्ट से दोबारा एयर सर्विस चालू होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही उसमें सच्चाई हो। इसके बाद सर, मैं आयांश को लेकर आपसे बात करना चाहूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ये ट्रेंड कर रहा है आयांश, जीवन मांगे आयांश। तो इस पर आपकी क्या राय है? आयांश जो बच्चा है उसे 16 करोड़ का एक इंजेक्शन है जिसकी ज़रूरत है उसे। तो आपको क्या लगता है अभी तक आखिर ये राशि इकट्ठा क्यों नहीं हो पाई है? अगर देखी जाए तो बिहार की जनसंख्या की ही अगर बात करें तो लगभग 12 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है। अगर 1-1 रुपये भी लोग डोनेट करते हैं तो ये राशि कोई बड़ी राशि नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे इस ज़िले का जो मासूम बच्चा है आयांश, उसके लिए हम सभी लोगों को बहुत सद्भावना है। और एक बहुत रेयर डिजीज़ से वो पीड़ित है जिसमें कि इंजेक्शन उसका 12 करोड़ रुपए का आता है। और मैं फिर से युवाओं को धन्यवाद देता हूं, जिस तरह से युवा और सभी मीडिया हाउसेज ने जिस तरह से इस खबर को चलाया है। बहुत सारे लोगों में जागरूकता आ गई और लोगों ने डोनेशन देना चालू कर दिया। मुझे लगता है 3-3.5 करोड़ रुपये अभी तक डोनेट हो चुका है। और मुझे पूर्ण भरोसा है यहाँ के युवाओं पर, यहाँ के व्यक्ति पर। और बिहार, जो हमारी बिहार की जो धरती है वो हमेशा कुछ ना कुछ देने वाली धरती है। और आयांश को जीवन दान बिहार से जरूर मिलेगा। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनती आग्रह करता हूं, जो जितना सक्षम है, 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, जितना जिससे सक्षम है वो लोग उतना ज़्यादा डोनेट करें, दिल खोल करके डोनेट करें। हमारे क्षेत्र के बच्चे को बचाना है। और मुझे लगता है कि गिने चुने ही ऐसे केसेस पूरे भारतवर्ष में आए हैं जो कि इतने रेयर डिजीज से जो आयांश हमारा पीड़ित है, उसको बचाने के लिए हम सब पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ सभी मीडिया हाउस भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अति शीघ्र हम लोग उस पैसा करना हम लोग कर लेंगे। और दूसरी बात है कि केवल आयांश ही नहीं, कोई भी बच्चा भारत माँ का सपूत है अगर, तो उसके लिए सरकार जरूर मदद करेगी। इसके लिए स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद से भी हम सभी लोग अब मिल करके बात करेंगे। और इसमें निश्चित ही अति शीघ्र हम लोग कहीं ना कहीं से इस पैसे की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण भरोसा है आयांश को जिंदगी जीवन दान प्रभु जरूर देंगे। इसके लिए हम सभी लोगों की सद्भावना उसके साथ है।
सर लेकिन बिहार सरकार इस मामले में पूरी तरह से सुस्त दिखाई पड़ रही है, सरकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, जैसा कि पूरा बिहार जो कि है वो लगभग 40 जिलों में बटा हुआ है और ये एक ज़िले के लड़के की कहानी, पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के बच्चे की कहानी है, जिसमें सबसे ज़्यादा सजग हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी और वहाँ के विधायक हो गए, हमारे रक्सौल के विधायक हो गए और हमारे क्षेत्रीय जनता इसके बीच लगी है। बिहार सरकार को हो सकता है कि इसके विषय में नॉलेज नहीं हो, और अगर मीडिया हाउस वगैरह की तरफ से उनको नॉलेज मिल भी रहा है तो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं लोग? इस पर ज़रूर ही विशेष और उचित जो पदाधिकारी उनसे मीडिया हाउसेस को बात करनी चाहिए। सर अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान केंद्र की तरफ आकर्षित करना चाहूँगी। अभी केंद्र में जो जाति जनगणना को लेकर जो अभी बात चल रही है, इसमें बिहार सरकार का कहना है कि ये जनगणना होनी चाहिए और केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राजनीतिक आधार पर अगर देखा जाए तो इस बात को हम लोग नकार नहीं सकते कि जाति का कहीं ना कहीं विशेष प्रभाव हर विधानसभा और हर लोकसभा में पड़ता है। हर सरकार चाहती है कि उसका वोट बैंक सुरक्षित हो, क्योंकि हमें अगर भारतीय जनता पार्टी को कार्य करना है तो उसको सरकार में बने रहना अति आवश्यक है। अगर वो सरकार में नहीं रहेगी तो आप लोगों ने भी देखा है, जिस समय राम जी का रथ लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी जा रहे थे, इसी बिहार की धरती पर लालू प्रसाद यादव द्वारा उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। और इसी के साथ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर कि राजनीतिक रंग देने के लिए जाति का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। और दूसरी चीज़ है, हमारे देश में कांग्रेस सरकार के द्वारा ही जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो कि सवर्णों को आरक्षण ना देकर के केवल दलितों को आरक्षण दिया गया था, और जो गरीब सवर्ण हैं जिनको कि आरक्षण की जरूरत थी, जो गरीब हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था केवल जातिगत आधार पर। तो यह जाति व्यवस्था हमारा लाया हुआ नहीं है, ये जितने भी जाति व्यवस्था ये पूर्व की सरकारों द्वारा लाया गया है। और आज बिहार सरकार की मांग यही है कि जातिगत जनगणना इस वजह से हो कि किस क्षेत्र में किस जाति बहुल के लोग हैं ये पता चलना अति आवश्यक है। दूसरी चीज़ है कि हर कोई अपना सीट सिक्योर करना चाहता है, हर पार्टी यही चाहती है कि वो चुनाव जीत करके सत्ता में आए, ताकि वो हम लोग जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीत करके सत्ता में आए और जन कल्याण का कार्य करे। ऐसी बहुत सी पार्टियां जो चुनाव जीत के सत्ता में आती है और केवल अपना कल्याण का कार्य करती हैं। तो हम लोग जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए जातिगत जनगणना को हम लोग समर्थन कर रहे हैं, परंतु ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जातिगत जनगणना ही होनी चाहिए, बाकी हमारे जो शीर्षक पदाधिकारी जो भी डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। और जातिगत जनगणना इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि अब सवर्ण जाति के कितने लोग हैं उनको किस हिसाब किताब में आरक्षण देना है, दलित जाति के कितने लोग हैं उनको किस हिसाब से आरक्षण देना है, ये सब जब तक जातिगत जनगणना हमारे पास नहीं रहेगा तो किसको किस हिसाब से आरक्षण देना है, किसको किस हिसाब से सब्सिडी देना है, किसको किस हिसाब से सरकार की तरफ से राशि आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो ये सब किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जब तक जातिगत डेटा हमारे पास नहीं रहेगा तब तक कर पाना असंभव है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जातिगत आरक्षण से कोई विशेष प्रभाव पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक व्यक्ति को एक समान रूप से देखती है, चाहे वो दलित हो, गरीब हो, वंचित हो, पिछड़ित हो, शोषित हो, दबा हुआ हो, कुचला हुआ हो, या फिर अमीर हो, पूंजीपति हो, कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नज़र में हर लोग एक बराबर हैं। जातिगत जनगणना भी होती है तो वो केवल एक रिकॉर्ड के लिए होगी, उससे सरकार पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जनगणना जाति की नहीं बल्कि अमीरी और गरीबी की होनी चाहिए? क्योंकि जातिगत जनगणना करके कहीं ना कहीं समाज में इससे फूट डालने का काम किया जा रहा है। देखिए, जातिगत जनगणना डाल करके अगर ये अमीरी और गरीबी, हमारे पूर्व के सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति को उन्होंने जाति के आधार पर जो आरक्षण दिया था वो गरीबी और अमीरी के आधार पर अगर वो देते हैं तो आज देश में ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। यही भारतवर्ष है जिस समय दलित को हम लोगों ने आरक्षण दिया था, सभी चीज़ों में सबको पता है कि देश किस तरह से जल गया था। आज अगर हम वो आरक्षण फिर से दोबारा हटाते हैं तो देश फिर से धू धू करके जलेगा, और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि हर एक जिंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसी वजह से इस जो आरक्षण पूर्व से दिया गया उसको हम लोग छेड़छाड़ किए बजाय सवर्णों को आरक्षण देने का हम लोगों ने कार्य किया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव, भेदभाव किसी के जहन में नहीं रहे। और हम लोग सबको जानते हैं कि आज अगर दलित आरक्षण हम लोग हटा देते या जाति के आधार पर आरक्षण हटा देते तो देश की क्या स्थिति होगी। देश एक बार पूर्व में भुगत चुका है और फिर हम लोग देश को उस स्थिति में नहीं ढकेलना चाहते। इस वजह से ऐसी व्यवस्था लागू की गई है। अमीरी गरीबी का भी जनगणना होना चाहिए, और जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं वो अमीर हैं, जिसकी
आय 5 लाख से ज़्यादा है, लगभग रिकॉर्ड सरकार के पास है। जो 5 लाख के से नीचे की इनकम टैक्स रिटर्न अपना 5 लाख से नीचे का डाल रहे हैं, वो लोग मिडिल क्लास में है। जो 5 लाख से ऊपर है उनको ज़्यादा टैक्स का प्रावधान हमारी सरकार में है। तो लगभग डेटा हमारे पास है अमीरी और गरीबी का। जातिगत जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया, पूर्व की सरकार के द्वारा ये परेशानी हमें झेलनी पड़ रही है। आज आरक्षण हटा देंगे, भारतवर्ष हमारा फिर से धू धू करके जलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पूर्व से जो व्यवस्था चली आ रही है उसको छेड़छाड़ किए बिना हम लोगों ने नया व्यवस्था लागू किया है और निश्चित ही ये जन कल्याण और सर्व कल्याण के कार्य आएगा। नहर कनाल रोड जो बन रहा है, आप जिस तरह से कह रहे हैं उम्दा क्वालिटी का ये बनेगा, लेकिन अभी प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप जाएं, एक तरफ से सड़क बन रही है और दूसरी तरफ से ये ध्वस्त होती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जिस समय उस रोड का निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू किया था तो उस समय मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जो ही निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ बराबर बारिश वगैरह से परेशानी हो रही थी हम लोगों को। दूसरी चीज़ है, इस रोड की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल थी। पिछले 20 सालों में लालू यादव के लूटखोर सरकार और लूटखोर शासन के समय में 1 रुपया इस रोड के लिए आवंटित ना करते हुए 4 बार शिलान्यास करके इस रोड को यूँ छोड़ दिया गया था। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई उसने इस पर संज्ञान लिया और अतिशीघ्र इस रोड का निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू कराने का कार्य किया है। मुझे बिल्कुल पता है कि रोड ये बहुत उम्दा क्वालिटी की बन रही है। अगर कहीं पे टूट रही है तो हो सकता है मौसम की वजह से, या इस रोड पे आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, इस रोड पे बहुत ज़्यादा लोड है और हम सभी लोग चाहते थे कि 2 लेन रोड ये बने, लेकिन सिंगल लेन रोड इसीलिए बनी है क्योंकि फॉरेस्ट विभाग की तरफ से हम लोगों को NOC नहीं मिल पाया। तो सिंगल हो सकता है साइड में कहीं से टूटी होगी, दोबारा उसकी मरम्मत होगी, लेकिन रोड जो बन रहा है वो उम्दा क्वालिटी का बन रहा है। आप जाके उसका निरीक्षण कीजिए और अगर कहीं पर गड़बड़ी है तो आप हम लोगों को लिखित में आवेदन दीजिए, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी इंजीनियर उसको बनाएगा वो हर हाल में नपेगा। और इस बात के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भी बहुत ज़्यादा सीरियस। अगर आपको लगता है कहीं पर रोड की क्वालिटी खराब है या कहीं रोड टूट रही है, मुझे तो नहीं दिखा है कहीं पर रोड टूटा हुआ। सर, क्या सड़क की हालत आपसे छुपी हुई है? रक्सौल की किस सड़क की आप बात कर रहे हैं? कहाँ पर आपको सड़क की हालत बिल्कुल ठीक दिखती है? बिल्कुल, सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। हमने कहा कि हमने बनवाना उसको शुरू किया है। आज आप जा करके देखिए, आदापुर से भिलाई तक अभी 100% निर्माण कार्य नहीं हुआ है, लगभग 75% निर्माण कार्य हो गया है। भिलाई वाले रूट में थोड़ा सा निर्माण कार्य बाकी है। तो हालत तो बिल्कुल ही ख़राब थी। परेवा रोड का आप सभी लोग को स्थिति पता है, लेकिन आज आप जा करके देखिए परेवा वाले रोड को कितना VIP रोड का निर्माण, 8 इंची ढलाई वाले रोड का निर्माण हम लोगों ने कराने का कार्य किया है। वैसे ही मेन रोड का जो कार्य हो रहा था वो बहुत ही खस्ता हाल कार्य हो रहा था। इसी वजह से हमने अपने सरकार के कार्य को रोका है और इसका हिम्मत केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है, जो कि अपने सरकार के द्वारा बनाए जा रहे रोड के निर्माण कार्य को हम लोगों ने रोक करके इस बात पर ध्यान दिया कि उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वो उम्दा हो, नहीं तो रोड नहीं बने। नाली की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा व्यवस्था कराया है। और अब जो रोड बनेगी दोनों तरफ बिल्कुल बहुत ही चौड़ी नाली और बहुत ही हाई क्लास फाइन रोड बनेगी। और जहाँ तक आदापुर और भिलाई वाला रोड जो जैसा कि आप बता रहे हैं कि टूटा हुआ है, कहीं कहीं टूट रहा है, तो उस पर लिखित कार्रवाई करने का मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं दिखा है, लेकिन अगर ऐसा कहीं हो रहा है, जो रोड बन रहा है नया वाला, अगर वो फिर से दोबारा टूट रहा है तो उस इंजीनियर भी नपेंगे, जो उस रोड को ठेकेदार बनाएगा वो भी नपेगा। सर, एक और बात, ट्रैफिक की समस्या रक्सौल में लगातार रहती है। इसकी वजह से काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, बिल्कुल, ट्रैफिक का जो यहाँ व्यवस्था है वो खस्ता हाल था पहले, और उसको समुचित हम लोग व्यवस्था करने के लिए रोड जो हम लोग डिवाइडर युक्त रोड बना रहे हैं वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक में कोई परेशानी नहीं हो। दूसरा, हमारा फुट ओवर ब्रिज लगभग बन करके तैयार हो चुका है। फुट ओवर ब्रिज से जैसे ही आवागमन चालू होगा, थोड़ी सी ट्रैफिक की जो लोड है रक्सौल के शहर पर वो कम होगी। तीसरी चीज़ है, बहुत सारी अवैध पार्किंग स्थल बना दिए गए हैं रक्सौल के मेन रोड में। बहुत सारे ऐसे बैंक्स वगैरह हैं मेन रोड में जो कि पार्किंग अपना ना दे करके रोड पे ही पार्किंग करा रहे हैं। उन सभी से संबंधित एक पूरी तरह से डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं, उससे लिखित हम लोग आदेश करेंगे नगर परिषद को, और हर हाल में रक्सौल अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त होगा और व्यवस्था युक्त होगा। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर ख्याल है, ध्यान है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले साल 2 साल के अंदर रक्सौल शहर का विनिर्माण इस हिसाब से किया जाएगा ताकि रक्सौल एक उदाहरण के तौर पे पूरे बिहार और पूरे भारतवर्ष में दिखाया जाएगा। चलिए, 30 सालों में तो कुछ हो नहीं पाया और देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल
7 सालों में जो कार्य हो रहा है और अब 7 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेंटर में जो कार्य हो रहा है और पिछले 2 सालों में श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी के नेतृत्व में रक्सौल विधानसभा में जो कार्य हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, समाधान हम लोग उस स्तर से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि 70 साल की समस्याएं हैं और 7 साल और 2 साल में ये उखड़ करके जाने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं और तब तक लगे रहेंगे तब तक रक्सौल के एक समस्याओं को जड़ से उखाड़ करके फेंक नहीं देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य में हो, संपूर्ण विकास हमारा मेन मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर हम लोगों ने 2014 का भी चुनाव लड़ा है, 2019 का भी चुनाव लड़ा है, 2024 भी लड़के जीतेंगे, 2029 भी लड़के जीतेंगे। और आश्वस्त करता हूँ, आने वाले 50 सालों में अब भारत की नागरिक किसी और पार्टी की तरफ मुंह उठा करके लुटेरे घुसखोर की सरकार की तरफ नहीं देखेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में रहेगी और भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाएंगे हम लोग। सर, इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरी 24/7 की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उम्दा कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार।